CH-141 अर्धनाग अवतार। आरव उस सांप की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख पा रहा था। उसकी आंखों में अपने खिलाफ गुस्सा देखकर आरव भी कहाँ चुप रहने वाला था। वह भी अपनी आंखों में उसे सांप के प्रति गुस्सा ले आता है, लेकिन वह ये देखकर हैरान था कि धरती पर इस जैसे खतरनाक सांप भी मौजूद है। उस सांप को देखकर आरव को ऐसा लगता है जैसे वह किसी अलग ही दुनिया में आ गया है, लेकिन आरव के पास इतना समय नहीं था कि वह उस सांप को देखकर हैरान हो। इसलिए आरव तुरंत पेड़ की डाली पर अपना पैर मारता है और उछलते हुए तुरंत जमीन पर आ जाता है। आरव ने फैसला कर लिया था कि वह इस सांप का मुकाबला सिर्फ अपने बाहरी शरीर से करेगा। इससे लड़ने के लिए वह अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। उस सांप की आसमानी रंग की जीभ ऐसे लहरा रही थी जैसे अगले ही पल वह अपनी जीभ से ही आरव के 2 टुकड़े कर देगा। वह सांप आरव पर हमला करने के लिए तुरंत अपने फन को जमीन पर मारता है। आरव उस सांप के हमले से बचने के लिए दूसरी तरफ कूद जाता है। जैसे ही उस सांप का फन जमीन को छूता है, आरव पूरी तेजी से पलटता है और उसके चेहरे पर एक पंच मार देता है। आरव के मुंह से उस सांप को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वह आरव को अपनी आसमानी रंग की कातिलाना आंखों से देखता है। उस सांप की आंखें अचानक से आसमानी रंग की आग में जलने लग जाती है और अगले ही पल उस सांप की त्वचा किसी कवच की तरह मजबूत हो जाती है। उस सांप की आंखों में आरव के लिए कत्ल का भाव नजर आ रहा था। अब वह सांप देखने में सुंदर नहीं बल्कि खूंखार दरिंदा लग रहा था। उस सांप की आसमानी रंग में जलती हुई आंखें मौत के दूध की तरह लग रही थी। एक पल के लिए तो आरव भी उन खतरनाक आंखों को देखकर सहम गया था। अब उसे समझ में आ रहा था कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल न करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई थी, इसलिए आरव तुरंत अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें किसी हरे नाग की आंखों तरह चमक रही थी। आरव उस सांप से भिड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार था। वह जैसे ही अपना मुक्का बनाता है तो उसके मुक्के को हरे नाग की केचुली ढक लेती है। वह नाग शक्ति मंडल के हरे मंडल की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दौड़ता है और उछलकर तुरंत सांप के मुंह के बिल्कुल सामने आ जाता है और बिना देर किए पलक झपकने से भी कम समय में आरव उस सांप के मुंह पर एक और मुक्का मार देता है। इस बार आरव के मुक्के से वह सांप दूसरी तरफ पलट जाता है। आरव के अचानक से इतनी बढ़ती शक्ति को देखकर उस सांप की आंखें हैरानी से भर जाती है, लेकिन अगले ही पल उस सांप का ध्यान आरव की मुट्ठी पर जाता है जिसको हरे नाग की केचुली ढके हुई थी। उस सांप की आंखों में अब हैरानी साफ साफ देखी जा सकती थी। वह सांप तुरंत अपने शरीर को पलटते हुए सीधा करता है और अपने फन को उठा लेता है। फिर वह सांप आरव की तरफ अपना मुंह खोलकर एक तेज फुफकार मारता है, जिससे उस सांप के मुंह के अंदर से ठंडी लहर बाहर आने लग जाती है। उस सांप के मुंह खोलने के तुरंत बाद बाहर के तापमान में भी फर्क आ जाता है। तापमान नीचे गिरने लग जाता है। उस सांप की ठंडी सांसें जहां जहां जा रही थी वहां वहां बर्फ जमती जा रही थी। वह सांप ऐसा लग रहा था जैसे वह चलता फिरता ग्लेशियर है। वह जहां से निकलेगा वह जगह जमती चली जाएगी। ठंड को महसूस कर आरव को भी ठंड लगने लगती है। आरव के दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आता है, कोई भी सांप ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन ये सांप अपने मुंह से ठंडी लहर कैसे निकल रहा है। ये कहते वक्त अचानक से ठंड की वजह से आरव के मुंह से भाप निकलने लग जाती है। आरव बिना देर किए तुरंत अपने मूलाधार चक्र को खोल देता है। अगले ही पल उसके सिर के ऊपर मूलाधार चक्र के खुलने का संकेत दिखाई देता है। उसके सिर के ऊपर मूलाधार चक्र की परछाई बनी हुई थी। अगले ही पल आरव के सिर के ऊपर लाल रंग का एक चिन्ह दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला फूल है। उसे 4 पंखुड़ियों वाले लाल फूल से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा था। आरव तुरंत अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस लेता है। फिर आरव अपने नाग शक्ति मंडल की ताकत को अग्नि मंडल तक पहुंचा देता है, जिस वजह से आरव के शरीर पर ठंड का असर खत्म हो जाता है। फिर आरव उस सांप की तरफ अपनी कातिलाना नजरों से देखता है और अपनी भयानक आवाज में उस सांप की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत हो गया चूहा बिल्ली का खेल, अब तुम्हें असली ताकत से रूबरू करवाता हूँ। इतना कहने के बाद आरव अपनी दाई टांग उठाता है और उसे जमीन पर दे मारता है, जिससे अगले ही पल वहां की जमीन में कंपन पैदा हो जाता है और आरव का शरीर अविश्वसनीय रूप से बड़ा होने लगता है। आरव के पूरे शरीर को हरे नाग की केचुली ढकने लग जाती है। आरव का शरीर 5 मीटर लंबा हो गया था और उसकी कमर के नीचे का हिस्सा हरे नाग की पूंछ में बदलने लग जाता है। आरव की आंखें भी किसी नाग के जैसी हो जाती है और वह हरे रंग में चमक रही थी। आरव के इस रूप में बदलने के तुरंत बाद वहां पर तेज तूफान चलने लग जाता है। हवा का बहाव इतना तेज था कि वह जमीन में अंदर तक लगे हुए पेड़ों को जड़ समेत उखाड़ने लग गई थी। रेत के कण हवा में उड़ते हुए किसी खंजर के जैसे नुकीले हो गए थे। आरव के शरीर से इस समय एक भयानक आभा निकलना शुरू हो गई थी। उस आभा को महसूस कर उस सांप की आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वह सांप हार ना मानते हुए अपनी नुकीली दार पूंछ से आरव पर हमला कर देता है। उस सांप के अभी भी अपने ऊपर हमला करते हुए देखकर आरव के चेहरे के हाव भाव कठोर हो जाते हैं। आरव अपने नंगे हाथ से ही उस सांप की नुकीली दार पूंछ को पकड़ लेता है। फिर आरव अपना मुंह खोलते हुए अपनी लाल खतरनाक जीभ को बाहर निकालता है और उस सांप की तरफ देखते हुए तेज हुंकार मारता है। आरव अपनी पूंछ से उस सांप को जकड़ लेता है और अपनी पूंछ से पकड़ मजबूत करते हुए कसने लग जाता है।
जिस वजह से वह सांप तेज तेज फुफकारने लग जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। आरव अपनी पूंछ में अपनी ताकत लगाते हुए उस सांप को बिल्कुल निचोड़ देता है। आरव की ताकत लगाने की वजह से उस सांप की सफेद त्वचा से खून निकलने लग जाता है, लेकिन आरव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उस सांप को बीच में से फाड़ देता है। उस सांप ने बिल्कुल भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो जाएगा। शायद उस सांप को मालूम नहीं था कि उसने किस इंसान से पंगा ले लिया था। उस सांप के मरने के बाद आरव अपने सामान्य रूप में आता है और उस सांप के पास जाता है और उसे एग्जामिन करता है, तो उसे उस सांप के अंदर बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा एक क्रिस्टल दिखाई देता है। आरव तुरंत उस सांप को चीरते हुए उस सांप के अंदर से उस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसे गौर से देखने लग जाता है। आरव को नहीं पता था ये क्रिस्टल किस काम आता है, लेकिन फिर भी वह उस क्रिस्टल को अपने पास रख लेता है। इसके बाद आरव सांप को घूर कर देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि यह सांप नाग शक्ति मंडल के काले मंडल का सांप था, जिससे उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। लेकिन अचानक से आरव को कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत सतर्क हो जाता है और तुरंत उस दिशा में देखता है जहां से उसे आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे वहां की झाड़ियों में से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसका पूरा शरीर खून में लथपथ था। उसके शरीर के घाव काफी ज्यादा गहरे थे। वह इंसान भी आरव को वहां पर देखकर डर जाता है, क्योंकि वह इंसान जिस कंडीशन में था उसे कोई भी जान से मार सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर आरव के पीछे मरे हुए सांप पर जाती है, इसलिए अब उस आरव डर लग रहा था कहीं आरव उसे अपना दुश्मन समझकर जान से ना मार दे। इसलिए वह इंसान तुरंत पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपने कानों में आरव की आवाज सुनाई देती है, रुको, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आरव की बात सुन वह इंसान तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है और पलटकर को देखता है। उस इंसान को आरव से खतरे का आभास नहीं होता, इसलिए वह आरव से कहता है, मेरा नाम शांतनु है और मैं अपने कबीले की तरफ जा रहा था। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने या आपके शिकार को चुराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तो बस जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन दो बर्बर शेरों ने मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे मेरी यह हालत हो गई। अगर आपके पास ऊर्जा गोली है तो क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? आप चिंता ना करें, मैं इसे फ्री में नहीं ले रहा हूँ। इसके बदले में आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। उस इंसान की बात सुनने के बाद आरव उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो और यह ऊर्जा गोली किस तरह की गोली है? खैर छोड़ो, बस तुम मुझे ये बताओ यह इलाका कौन सा है और यहाँ से शहर जाने का रास्ता किस तरफ है? आरव की बात सुनने के बाद वह इंसान आरव को अजीब तरह से देखता है और आरव से कहता है, क्या आप आम दुनिया से हैं? क्या आपको योद्धाओं की दुनिया के बारे में नहीं पता? शांतनु की बात सुनने के बाद आरव का चेहरा अजीब हो जाता है। उसे शांतनु की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वह शांतनु को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि गधा खड़ा है। वही शांतनु भी आरव को ऐसे ही देख रहा था। अगर उन दोनों में से किसी को ये पता होता कि मरने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो पक्का वह एक दूसरे को पीट देते। लेकिन तभी आरव को कुछ याद आता है और आरव अपने मन में अपने आप से कहता है, कहीं ताकत की दुनिया ही योद्धाओं की दुनिया नहीं है। मैंने हिडन एम्पायर के द्वारा भेजी गई उस फाइल में पढ़ा था कि इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है। कहीं यह इंसान उसी दुनिया से तो नहीं है? आखिर पर दुनिया कैसी दिखती होगी? अगर ऐसा है तो पक्का यह इंसान मुझे गधा समझ रहा होगा। मुझे इस इंसान से अब योद्धाओं की दुनिया के बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि आम दुनिया के लोग अब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। वैसे भी अब मेरी डेविल की पहचान उजागर हो गई है, जिससे मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों और मेरे परिवार वालों को भी खतरा हो सकता है। और अब बेहतर यही होगा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर अब योद्धाओं की दुनिया में रहने लग जाऊं। इससे कम से कम मैं और मेरे करीबी सुरक्षित तो रह पाएंगे। आरव ने अपने मन में इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसे अपने दिमाग में एक लड़की का चित्र दिखाई देता है। उस चित्र को देखकर आरव दोबारा से अपने मन में कहता है, ऐश्वर्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा यह आरव तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाला है। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है। आखिर आम दुनिया और योद्धाओं की दुनिया में क्या अंतर है? क्या आरव ऐश्वर्या की शादी होने से पहले पंजाब पहुंच पाएगा? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH 142 शांतनु का ठीक होना। उस सांप को मारने के बाद आरव को अचानक से कोई आवाज सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत सतर्क हो जाता है और तुरंत उस दिशा में देखता है जहां से उसे आवाज सुनाई दी थी। तभी उसे वहां की झाड़ियों में से एक आदमी निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसका पूरा शरीर खून में लथपथ था। उसके शरीर के घाव काफी ज्यादा गहरे थे। वह इंसान भी आरव को वहां पर देखकर डर जाता है, क्योंकि वह इंसान जिस कंडीशन में था उसे कोई भी जान से मार सकता था। लेकिन तभी उसकी नजर आरव के पीछे मरे हुए सांप पर जाती है, इसलिए अब उस आरव डर लग रहा था कहीं आरव उसे अपना दुश्मन समझकर जान से ना मार दे। इसलिए वह इंसान तुरंत पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपने कानों में आरव की आवाज सुनाई देती है, रुको, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? आरव की बात सुन वह इंसान तुरंत अपनी जगह पर रुक जाता है और पलटकर को देखता है। उस इंसान को आरव से खतरे का आभास नहीं होता, इसीलिए वह आरव से कहता है,
मेरा नाम शांतनु है और मैं अपने कबीले की तरफ जा रहा था। मेरा आपको नुकसान पहुंचाने या आपके शिकार को चुराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। मैं तो बस जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन दो बर्बर शेरों ने मुझ पर घात लगाकर हमला कर दिया, जिससे मेरी यह हालत हो गई। अगर आपके पास ऊर्जा गोली है तो क्या आप मुझे एक दे सकते हैं? आप चिंता ना करें, मैं इसे फ्री में नहीं ले रहा हूँ। इसके बदले में आपको 10,000 रुपये दे दूंगा। उस इंसान की बात सुनने के बाद आरव उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो और यह ऊर्जा गोली किस तरह की गोली है? खैर छोड़ो, बस तुम मुझे ये बताओ यह इलाका कौन सा है और यहाँ से शहर जाने का रास्ता किस तरफ है? आरव की बात सुनने के बाद वह इंसान आरव को अजीब तरह से देखता है और आरव से कहता है, क्या आप आम दुनिया से हैं? क्या आपको योद्धाओं की दुनिया के बारे में नहीं पता? शांतनु की बात सुनने के बाद आरव का चेहरा अजीब हो जाता है। उसे शांतनु की बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वह शांतनु को ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि गधा खड़ा है। वही शांतनु भी आरव को ऐसे ही देख रहा था। अगर उन दोनों में से किसी को ये पता होता कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो पक्का वह एक दूसरे को पीट देते। लेकिन तभी आरव को कुछ याद आता है और आरव अपने मन में अपने आप से कहता है, कहीं ताकत की दुनिया ही योद्धाओं की दुनिया नहीं है? मैंने हिडन एम्पायर के द्वारा भेजी गई उस फाइल में पढ़ा था कि इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है। कहीं यह इंसान उसी दुनिया से तो नहीं है? आखिर पर दुनिया कैसी दिखती होगी? अगर ऐसा है तो पक्का यह इंसान मुझे गधा समझ रहा होगा। मुझे इस इंसान से अब योद्धाओं की दुनिया के बारे में और जानना चाहिए, क्योंकि आम दुनिया के लोग अब मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। वैसे भी अब मेरी डेविल की पहचान उजागर हो गई है, जिससे मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों और मेरे परिवार वालों को भी खतरा हो सकता है। और अब बेहतर यही होगा कि मैं इस दुनिया को छोड़कर अब योद्धाओं की दुनिया में रहने लग जाऊं। इससे कम से कम मैं और मेरे करीबी सुरक्षित तो रह पाएंगे। आरव ने अपने मन में इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसे अपने दिमाग में एक लड़की का चित्र दिखाई देता है। उस चित्र को देखकर आरव दोबारा से अपने मन में कहता है, ऐश्वर्या तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा यह आरव तुम्हारे पास बहुत जल्द आने वाला है। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस लेता है और फिर शांतनु की तरफ देखते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं आम दुनिया से हूँ लेकिन मैं एक योद्धा हूँ। अगर तुम मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में और कुछ बता सकते हो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दे सकता हूँ, और अगर मेरे बस में रहा तो मैं तुम्हारे घायल शरीर को भी स्वस्थ करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। आरव की बात सुन शांतनु आरव को अजीब तरह से देख रहा था, लेकिन फिर शांतनु आरव की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे शरीर को ठीक करना होगा। शांतनु की बात सुन आरव शांतनु की बात मान जाता है। आरव अपनी आंखें बंद करता है और बड़ी ही धीमी आवाज में एक मंत्र भड़भड़ाने लग जाता है। थोड़ी देर में आरव अपने हाथ को आगे कर देता है। अगले ही पल उसके हाथ से सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है, जो बिल्कुल एक नाग की तरह लग रही थी। वह सुनहरी रोशनी शांतनु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस सुनहरी रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक सांप शांतनु के शरीर के ऊपर चढ़ रहा है। वह सुनहरी रोशनी शांतनु के शरीर के अंदर चली जाती है और शांतनु के शरीर को अंदर से ठीक करने लग जाती है। कुछ ही देर में शांतनु का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्या शांतनु आरव को सच में योद्धाओं की दुनिया के बारे में बताएगा, या फिर यह शांतनु की कोई चाल है? क्या आरव शांतनु से सारी जानकारी निकलवा पाएगा? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH 143 डेविल्स अवेकनिंग, योद्धाओं की पुकार। जानकारी। आरव अपनी आंखें बंद करता है और बड़ी ही धीमी आवाज में एक मंत्र भड़भड़ाने लग जाता है। थोड़ी देर में आरव अपने हाथ को आगे कर देता है। अगले ही पल उसके हाथ से सुनहरे रंग की रोशनी निकलती है, जो बिल्कुल एक नाग की तरह लग रही थी। वह सुनहरी रोशनी शांतनु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस सुनहरी रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक सांप शांतनु के शरीर के ऊपर चढ़ रहा है। वह सुनहरी रोशनी शांतनु के शरीर के अंदर चली जाती है और शांतनु के शरीर को अंदर से ठीक करने लग जाती है। कुछ ही देर में शांतनु का पूरा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता है। अपने शरीर को अचानक से पूरी तरह से ठीक होता देखकर शांतनु की आंखें हैरानी में बड़ी हो जाती है। शांतनु ने ऐसे ही आरव को अपने आप को ठीक करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि शांतनु को लग रहा था कि आरव उसे झूठ कह रहा है कि वह एक योद्धा है। वह सोच रहा था कि शायद आरव उससे बस योद्धाओं की दुनिया के राज जानना चाहता है, लेकिन अब आरव की ताकत और शक्ति को देखकर शांतनु को विश्वास हो गया था कि आरव एक योद्धा ही नहीं बल्कि बहुत ही ताकतवर योद्धा है। शांतनु को ठीक करने के बाद आरव शांतनु की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम अब मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में बता सकते हो? आरव की बात सुन शांतनु अपने होश में आता है और आरव की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में योद्धा की दुनिया के बारे में नहीं पता? आरव शांतनु की बातों को सुनकर उसके मन में डर को देख लेता है, इसलिए आरव शांतनु से मजाक करते हुए कहता है, कौन कहता है मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में नहीं पता? मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में सब पता है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? चलो, अगर तुम मुझे ऐसे ही नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ। अगर तुम मुझे योद्धाओं की दुनिया के बारे में जानकारी दोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा,
और अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे एक हाथ को काट दूंगा। आरव की बात सुन शांतनु काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जब शांतनु आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान को देखता है तो शांतनु आरव के मजाक को समझ जाता है, जिस पर शांतनु भी हल्का मुस्कुरा देता है। फिर शांतनु आरव को योद्धाओं की दुनिया के बारे में बताते हुए कहता है, योद्धाओं की दुनिया आम लोगों की दुनिया से काफी अलग है। योद्धाओं की दुनिया और हम लोगों की दुनिया में असल में एक दुनिया का ही फर्क है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के घने जंगलों में हैं। योद्धाओं की दुनिया में जाने के लिए हमें उत्तर प्रदेश को पार करके उत्तराखंड में जाना होगा और फिर उत्तराखंड से हमें नेपाल के अंदर जाना होगा। नेपाल के 8 मुख्य पहाड़ों के बीच में एक रहस्यमयी गुफा है। उस गुफा से होते हुए हम योद्धाओं की दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आम दुनिया और योद्धाओं की दुनिया के बीच में बहुत अंतर है। वहां पर जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम एक अलग ही ग्रह पर आ गए हो, और यह बात सत्य भी है। तुम ये भी समझ सकते हो कि वह गुफा एक दूसरे ग्रह पर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट है। हम लोगों की दुनिया में तुम्हें चक्रीय मंडल के भी युद्ध देखने बहुत मुश्किल होंगे, लेकिन योद्धाओं की दुनिया में तुम्हें अग्नि मंडल से भी ऊपर के योद्धा देखने को मिलेंगे। हालांकि मेरा इस समय मणिपुर चक्कर जागृत है और मैं चक्रीय मंडल का योद्धा हूँ, और योद्धाओं की दुनिया में पैसों से ज्यादा ताकतवर मायने रखती है। इसी तरह शांतनु आरव को योद्धाओं से जुड़ी बहुत सी बातें बताता है। यह बताते बताते शांतनु पूरी रफ्तार में योद्धाओं की दुनिया की तरफ बढ़ रहा था। शांतनु के साथ साथ आरव भी दौड़ रहा था। शांतनु जब आरव को सारी बात बता देता है तब आरव ध्यान देता है कि उन्होंने उत्तराखंड को पार करके नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल पहुंचने के बाद आरव शांतनु से वहां की लोकेशन पूछता है। वहां की लोकेशन मिलने के बाद आरव शांतनु का हाथ पकड़ता है और वहां से बिजली से भी तेज रफ्तार में गायब हो जाता है। तकरीबन 20 मिनट के बाद आरव और शांतनु उस रहस्यमयी गुफा के सामने खड़े थे। आरव की इतनी तेज रफ्तार को देख शांतनु काफी ज्यादा हैरान था। थोड़ी देर पहले शांतनु को लग रहा था कि आरव उसी के जितना ताकतवर योद्धा होगा, लेकिन इस समय आरव की रफ्तार देख शांतनु समझ गया था आरव उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर योद्धा है। जब आरव को ये पता चला कि योद्धाओं की दुनिया में अग्नि मंडल से भी ऊपर के योद्धा है तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था और उसकी रुचि भी योद्धाओं की दुनिया में बढ़ गई थी। आरव इस रहस्यमयी गुफा के जरिए होते हुए योद्धाओं की दुन छोटी इया में जाना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे ऐश्वर्या का ध्यान आ जाता है। इसीलिए आरव शांतनु की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, शांतनु तुम अपने घर जा सकते हो, मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं चलता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन में तुमसे मिलने योद्धाओं की दुनिया में जरूर आऊंगा। और यह बात पूरी दुनिया को पता है। आरव अपनी गर्दन कटवा लेगा लेकिन अपने वादे को कभी नहीं तोड़ेगा। इतना कहने के बाद आरव जितनी तेजी से यहाँ पर आया था उससे भी कई गुना तेजी से वहां से गायब हो जाता है। क्या आरव सच में कभी योद्धाओं की दुनिया में जाएगा या फिर समय के साथ साथ आरव अपने वादे को भूल जाएगा? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-144 आहूजा खानदान से कुशल आहूजा। आरव शांतनु की तरफ देखते हुए बड़ी ही गंभीरता से कहता है, शांतनु तुम अपने घर जा सकते हो, मुझे बहुत जरूरी काम है इसलिए मैं चलता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन में तुमसे मिलने योद्धाओं की दुनिया में जरूर आऊंगा। और यह बात पूरी दुनिया को पता है। आरव अपनी गर्दन कटवा लेगा लेकिन अपने वादे को कभी नहीं तोड़ेगा। इतना कहने के बाद आरव जितनी तेजी से यहाँ पर आया था उससे भी कई गुना तेजी से वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर में आरव उत्तराखंड में दिखाई देता है। उत्तराखंड में आने के तुरंत बाद आरव की आंखें हत्या के इरादे से भर गई थी। हालांकि हम सभी को पता चल चुका था कि आखिर असल में डेविल दिखता कैसा है, इसीलिए कुछ ही देर में उत्तराखंड पुलिस को पता चल चुका था कि डेविल उत्तराखंड में दिखाई दिया है। अब आरव ने भी सोच लिया था कि वह अपनी ताकत नहीं छुपाने वाला। अगर कोई उसके सामने आएगा तो वह उसे जान से मरने से पहले एक पल भी नहीं सोचेगा। आरव जिस रास्ते पर चल रहा था कुछ ही देर में पुलिस उसे पूरे रोड को घेर लेती है। पुलिस को देखकर आरव के चेहरे पर बहुत ही डरावनी मुस्कान आ जाती है। आरव हल्का अपना शरीर को बेंड करता है और इतनी तेजी से वहां से निकलता है कि कोई भी उसकी परछाई तक भी नहीं देख पाया था। अगले ही पल सभी को कुछ गलत होने का एहसास होता है। जब वह पलटकर देखते हैं तो एक पुलिस की गाड़ी को बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया गया था। सभी लोग इस बारे में कुछ सोचते उससे पहले ही बाकी की गाड़ियों में धमाके होने लग जाते हैं। सभी गाड़ियां खतरनाक तरीके से विस्फोट हो रही थी। गाड़ियों के ब्लास्ट की वजह से बहुत से पुलिस अधिकारी इसकी चपेट में आ रहे थे और तुरंत मौत के घाट उतर रहे थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी आरव को ऐसा करते नहीं देखा था, लेकिन आरव की इस तरह की खतरनाक ताकत को देखकर वह सभी पुलिस अधिकारी बहुत डर गए थे। वही आरव अब अपनी पूरी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए पंजाब जाने लगता है। इस समय उसने ब्रह्म मंडल से ऊपर की ताकत को भी खोल दिया था। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि वह जहां से भी जा रहा था वहां पर से चिंगारी उठती हुई दिखाई दे रही थी। इस समय उसकी रफ्तार एक बुलेट ट्रेन से भी तेज थी। जहां बुलेट ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, वही आरव की रफ्तार इससे भी तेज थी। वह 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। वह अपने पीछे सिर्फ धूल का एक गुब्बार छोड़ता जा रहा था।
और वैसे भी उत्तराखंड और पंजाब के बीच की दूरी 538 किलोमीटर की है। वहीं पंजाब के जलंधर में इस समय अहलूवालिया मेंशन को एकदम दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पूरा अहलूवालिया मेंशन रंग बिरंगी लाइटों से चमक रहा था। बहुत से लोग अहलूवालिया मेंशन के अंदर बाहर जा रहे थे। इस समय अहलूवालिया मेंशन के मुख्य हॉल में एक बड़ी सी कुर्सी पर एक 6 फीट लंबा हटा कटा सफेद दाढ़ी मूंछों वाला इंसान अपने हाथ में एक छड़ी लिए बैठा था। हालांकि वह इंसान देखने में बहुत बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसके बैठने के अंदाज जैसे ही पता चल रहा था कि वह जरूर कोई ताकतवर आदमी था। उस इंसान के चारों तरफ एक ताकतवर आभा मौजूद थी। वहां पर मौजूद कोई भी इंसान से नजर मिलाने की भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि अहलूवालिया खानदान का कर्ता धर्ता चंद्रशेखर अहलूवालिया था। ये कहना गलत नहीं होगा कि चंद्रशेखर अहलूवालिया खानदान का राजा था। इस समय चंद्रशेखर अहलूवालिया के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की ऐश्वर्या अहलूवालिया थी। ऐश्वर्या के साथ इस समय उसके पिता रूपेश अहलूवालिया भी बैठे थे। चंद्रशेखर अहलूवालिया अपनी कठोर आवाज में ऐश्वर्या से कहते हैं, तुम कैसे उसे अपराधी से प्यार कर सकती हो जिसने न जाने कितने मासूम लोगों को जान से मारा है। हमारे परिवार के नीचे काम करने वाले वालिया खानदान को भी उसने मार डाला। उस लड़के के सीने में दिल नहीं है। वह किसी को भी मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, और तुम सोचती हो कि वह तुम्हारे लिए यहाँ पर आएगा। तुम्हें क्या लगता है वह डेविल तुमसे प्यार करता है? उसकी जिंदगी में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है। उसकी जिंदगी में अगर है तो सिर्फ मार काट। चलो तुम्हारी मान लेते हैं, अगर वह यहाँ पर आ भी गया तो वह क्या कर लेगा? ये जगह अहलूवालिया खानदान की है। पूरे जलंधर में अहलूवालिया खानदान की परमिशन के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो क्या वह यहाँ से बिना मेरी मर्जी के तुम्हें छू भी पाएगा? अगर डेविल यहाँ पर आ भी गया तो भी उसकी लाश यहाँ से वापस जाएगी। और मेरी इस बात को तुम कान खोलकर अपने दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मेरे पुराने दोस्त भूपेंद्र आहूजा के पोते कुशल आहूजा से, और मेरे इस निर्णय को कोई भी नहीं बदल सकता। इतना कहने के बाद चंद्रशेखर अहलूवालिया थोड़ी देर चुप होते हैं और फिर रूपेश अहलूवालिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, और रूपेश तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें अहलूवालिया खानदान के युवराज होने के पद से निष्कासित करता हूँ। चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात सुन वहां पर सन्नाटा छा जाता है। रूपेश अहलूवालिया अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहता था। पिताजी मैं। रूपेश अहलूवालिया आगे कुछ बोलता उससे पहले ही चंद्रशेखर अहलूवालिया की जोरदार आवाज आती है, बस आगे कुछ मत बोलो, वरना मैं तुम्हें परिवार से निकलने से पहले भी नहीं सोचूंगा। अपने दादाजी की बात सुन और अपने पिताजी की बेइज्जती होता सुन अब ऐश्वर्या से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। इसलिए ऐश्वर्या गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होते हुए अपने दादाजी से कहती है, बस दादाजी बहुत सुन ली मैंने आपकी बात। मुझे किसी से शादी करनी है और किससे नहीं, यह फैसला करने वाले आप होते कौन है? और अगर अब अपने जबरदस्ती मेरी शादी उस निकम्मे कुशल आहूजा से करने की सोची तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। आप जानते हैं क्या हो उस कुशल आहूजा के बारे में? सिर्फ यही कि वह आपके सबसे अच्छे दोस्त भूपेंद्र आहूजा का पोता है। वह कितने अयाश किस्म का लड़का है इस बारे में पूरे पंजाब को पता है। बस उसके परिवार वाले और आप हमेशा अपनी आंखें बंद करके रखते हैं। और आप किसे हत्यारा बोल रहे हैं? उस आरव को जिसको आप डेविल समझ रहे हो। अगर आपको डेविल की असलियत पता होती तो अब तक आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी होती। हालांकि पूरे भारत को ये तो पता चल गया कि डेविल का असली नाम आरव है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश की कि उसका सरनेम क्या है। तो सुनिए, उसका सरनेम है सिंह। उसका पूरा नाम है आरव सिंह। लोग उसे युवराज आरव सिंह के नाम से जानते हैं। ऐश्वर्या के इस खुलासे को सुन वहां पर मौजूद सभी लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस डेविल को वह एक सिंपल हत्यारा मान रहे हैं वह इतनी खतरनाक शख्सियत होगा। अब वहां पर मौजूद सभी लोगों के दिमाग में यही चल रहा था, अगर वह युवराज आरव सिंह है तो वह किस तरह का बखेड़ा खड़ा करने वाला है। इस समय वहां पर मौजूद सभी लोगों के हलक सूख चुके थे। इस समय चंद्रशेखर अहलूवालिया ऐश्वर्या की बात सुन गंभीरता से उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह इंसान सिंह खानदान का राजा आरव सिंह है? जिस पर ऐश्वर्या थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वह सिंह खानदान का राजा आरव सिंह है, जिसके सामने आपका ये छोटा सा अहलूवालिया खानदान कुछ भी नहीं है। और हाँ, आप इसकी तो फिक्र मत ही कीजिए कि वह पंजाब आएगा कि नहीं, बल्कि अब आप ये चिंता कीजिए कि वह पंजाब आ गया तो अहलूवालिया खानदान जिंदा बचेगा या नहीं। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए प्यार और जुनून देखा है। आपको इतना तो पता होगा कि डेविल हिमाचल प्रदेश अपने बिजनेस को बचाने ही नहीं बल्कि मुझे बचाने गया था। तो अब आप ये सोचिए, जब उसे यह पता चलेगा कि आप सब बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी उसे निकम्मे कुशल आहूजा से कर रहे हैं तो वह आपके साथ क्या करेगा? ऐश्वर्या के इतना कहने के तुरंत बाद बाहर से एक नौजवान लड़के की गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती है, आने दो तुम्हारे उस डेविल, या फिर बोले तो युवराज आरव सिंह को। मैं भी तो देखो आखिर वह है कितना ताकतवर, जो सीधा आहूजा खानदान से लड़ने के बारे में सोच रहा है। अगर उसने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाने की भी कोशिश की तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। जब वहां पर मौजूद लोगों ने उस लड़के के चेहरा देखा तो सभी समझ गए थे कि यह लड़का आहूजा खानदान का वही लड़का है जिसकी शादी ऐश्वर्या से होने वाली है। हाँ, यह लड़का कुशल आहूजा था। अपनी बात कहने के बाद कुशल आहूजा आगे आता है और ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए कहता है,
प्यार व्यार सब धोखा है, असली प्यार तो मैं तुमसे करता हूँ। खैर मैं देख पा रहा हूँ कि तुम काफी बड़ी हो गई हो, जो अपने दादाजी से भी जबान लड़ा रही हो। अपने परिवार के बड़ों से ऊंची आवाज में बात करना अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अपनी बात कहने के बाद कुशल आहूजा अपनी घिनौनी नजरों से ऐश्वर्या को ऊपर से नीचे तक देखता है और अपनी जीभ से होठों को चाटते हुए अपना हाथ उठाकर सीधा ऐश्वर्या के गाल पर मार देता है, स्लैप, जिससे अचानक से वहां पर एक थप्पड़ मारने की आवाज गूंज जाती है। हालांकि ऐश्वर्या को थप्पड़ मारने के बावजूद भी अहलूवालिया खानदान में से कोई भी कुशल आहूजा को कुछ नहीं कहता, बल्कि इस समय चंद्रशेखर अहलूवालिया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। चंद्रशेखर अहलूवालिया अपनी जगह से खड़े होते हैं और कुशल आहूजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा कुशल, शादी होने के बाद तुम इसे बताना कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं। इसके कुछ ज्यादा ही पंख निकल चुके हैं, मुझे लगता है इन पंखों को अब काटना पड़ेगा। इतना कहने के बाद चंद्रशेखर अहलूवालिया अपनी पूरी ताकत से ऐश्वर्या को थप्पड़ मार देते हैं, स्लैप, जिससे एक और बार थप्पड़ मारने के बाद चारों तरफ गूंज जाती है। अब तक ऐश्वर्या कुशल आहूजा के द्वारा अपने आप को थप्पड़ मारे जाने की वजह से कुशल आहूजा को घूर कर देख रही थी, लेकिन अचानक से अपने दादाजी के द्वारा भी थप्पड़ मारे जाने की वजह से वह काफी ज्यादा मायूस हो गई थी और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले थे। जब उसने देखा कि उसके दादाजी भी उसकी सपोर्ट ना लेते हुए किसी दूसरे परिवार के लड़के की सपोर्ट ले रहे हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा हट होता है, लेकिन फिर भी वह अपने दादाजी को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लुधियाना में एक काला साया आकर रुकता है। उसकी आंखें किसी समंदर की तरह शांत थी। वह साया लुधियाना में एक बड़े से मेंशन के सामने खड़ा था। उस मेंशन के गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सिंह मेंशन। वह साया उस मेंशन के अंदर चला जाता है। हालांकि उस मेंशन के चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई भी उसको अंदर जाने से नहीं रोक रहा था। आखिर अब जलंधर में क्या होने वाला है? क्या होगा जब आरव को पता चलेगा कि कुशल आहूजा ने ऐश्वर्या के ऊपर हाथ उठाया है? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-145 CH-144 आहूजा खानदान से कुशल आहूजा। Warning sign notice warning sign this chapter was repeated folded hands please folded hands don't read it so मैंने यह चैप्टर अपलोड नहीं किया। CH-146 लावा की दुनिया। जब ऐश्वर्या ने देखा कि उसके दादाजी भी उसकी सपोर्ट ना लेते हुए किसी दूसरे परिवार के लड़के की सपोर्ट ले रहे हैं, जिससे उसे काफी ज्यादा हट होता है, लेकिन फिर भी वह अपने दादाजी को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अचानक से लुधियाना में एक काला साया आकर रुकता है। उसकी आंखें किसी समंदर की तरह शांत थी। वह साया लुधियाना में एक बड़े से मेंशन के सामने खड़ा था। उस मेंशन के गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, सिंह मेंशन। वह साया उस मेंशन के अंदर चला जाता है। हालांकि उस मेंशन के चारों तरफ बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन कोई भी उसको अंदर जाने से नहीं रोक रहा था। यह साया था आरव का। मेंशन के अंदर जाने के तुरंत बाद आरव की आंखें किसी नाग की तरह हो जाती है और हरे रंग में चमकने लग जाती है। अचानक से उसकी हरे रंग की आंखों की पुतलियां काली हो जाती है और अब तक उसकी आंखों के आसपास जो हर रंग था वह बदलने लग जाता है और गहरी सफेद रंग में बदल जाती है। उसकी आंखें सफेद सांप के रंग की हो गई थी। आरव अपने कमरे में जाता है और जोर से चिल्ला देता है। उसकी चीख इतनी तेज थी कि मेंशन को सिक्योरिटी देने वाले सभी बॉडीगार्डों के रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक से आसमान में काले बादल छा जाते हैं और सफेद रंग की बिजली आग कड़कड़ाने लग जाती है। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति किसी भी पल अपना कहर बरपाने ही वाली है। अचानक से एक तेज तूफान से प्रकृति में गहरी हलचल हो गई थी। धरती के नीचे का लावा उबलने लग गया था। उसमें गहरे बुलबुले उठते और फूटते दिखाई दे रहे थे। अचानक से लावा की दुनिया में हलचल होती है और लावा के अंदर से एक जीव निकलता है। जब उस जीव के शरीर को ऊपर से लावा हट जाता है तो एक बड़ा सा फन दिखाई देता है, जो काम से भी कम 5 मीटर चौड़ा और लावा के ऊपरी हिस्से में सिर्फ उसका फन ही 10 मीटर लंबा था। वह एक सांप का ऊपरी शरीर था। उस सांप की आंखें बिल्कुल सफेद रंग की थी और उस सांप की त्वचा गहरे नीले रंग की थी। उस सांप की त्वचा इतनी ज्यादा कठोर थी कि धरती के अंदर का लावा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। अचानक से उस सांप के मुंह से सफेद रंग की जीभ निकालती है और वह एक तेज फुकार मारता है और अगले ही पल उस सांप की पलक झपकती है। उस फुकार की वजह से लावा की दुनिया में हो रहा शोर एकदम से शांत हो जाता है और फिर उस सांप का आकार धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है। थोड़ी ही देर में वह सांप नॉर्मल सांपों की तुलना में 2 गुना लंबा हो चुका था। उसकी लंबाई इस समय 2 मीटर की थी, हालांकि इसकी चौड़ाई एक नॉर्मल सांप के जितनी थी। वह सांप लावा की दुनिया से बाहर निकलता है और एक बड़े से पत्थर पर जाकर कुंडली मारकर बैठ जाता है। वह सांप धीरे से अपने फन को नीचे करता है और जैसे जमीन पर चलता है उस हिसाब से अपने फन को ऊपर उठाने लग जाता है। वही सिंह मेंशन में आरव के शरीर के सबसे निचली हिस्से से मूलाधार चक्र की गहरे लाल रंग की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। इस समय आरव ज्ञान की मुद्रा में बैठा हुआ था। हालांकि पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। वही लावा की दुनिया के अंदर जैसे जैसे वह सांप अपने फन को ऊपर उठता जा रहा था,
वही आरव के शरीर से भी अलग अलग प्रकार की रोशनियां निकलने शुरू हो चुकी थी। अचानक से आरव के शरीर से स्वादिष्ट स्थान चक्र से गहरी संतरी रंग की रोशनी निकलती है। फिर मणिपुर चक्र से गहरे पीले रंग की निकलती है। फिर अनाहत चक्र से हरे रंग की रोशनी, फिर विशुद्धि चक्र से इंडिगो रंग की, फिर अजना चक्र से नीले रंग की, फिर सबसे आखिर में आरव के सहस्रार चक्र से गहरे पर्पल रंग की रोशनी पूरे कमरे को रोशन करने लग जाती है। वही लावा की दुनिया में उस सांप ने अपने फन को 1 मीटर ऊपर उठा दिया था और अब जाकर वह रुका था। आरव के सातों चक्र जागृत होने के बाद वह सांप अपने फन को नीचे करता है और अपने सर को सीधा उसे पत्थर पर दे मारता है। अगले ही पल उस सांप के फन से उसकी खाल हल्की उखड़ जाती है। हालांकि इससे उस सांप को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उस सांप की उस त्वचा के नीचे एक और चमकते गहरे नीले रंग की त्वचा दिखाई दे रही थी, जो उसकी अभी की त्वचा से भी ज्यादा शानदार थी। फिर वह सांप अपनी केचुली को उतारना शुरू कर देता है। वही सिंह मैंशन में आरव के सिर की खाल उतर चुकी थी और उसका मांस से बना हुआ मुंह दिखाई दे रहा था। हालांकि उससे हल्का सा भी खून नहीं निकल रहा था। वही लावा की दुनिया में जैसे जैसे वह सांप अपनी केंचुली उतार रहा था, वही असल दुनिया में भी आरव की त्वचा उतर रही थी। यह दृश्य देखने में काफी ज्यादा भयानक था। अगर कमजोर दिल वाला व्यक्ति इस समय आरव के कमरे में होता तो वह पक्का आरव को ये करते देखकर अब तक मौत के घाट उतर चुका होता। लावा की दुनिया में वह सांप जैसे ही अपनी पूरी केचुली उतार देता है तो वह अपनी सफेद और काली आंखों से अपनी नई त्वचा को देखता है। उसके शरीर पर मौजूद नई केचुली काफी ज्यादा चमकदार थी। वही आरव के शरीर पर नई त्वचा आनी शुरू हो गई थी। एक पल से भी कम समय में आरव के शरीर पर नई त्वचा आ गई थी। आरव की नई त्वचा किसी शिशु की तरह चिकनी और कोमल थी। अचानक से आरव को ऐसा लगता है जैसे उसने नया जन्म लिया हो। अचानक से आरव के पूरे शरीर को गहरे नीले रंग के सांप की केंचुली ढक लेती है। इस समय आरव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सांप की केंचुली का कवच पहन रखा है। आरव जब अपनी आंखें खोलता है तो उसकी में आंखें सांप के जैसी काले और सफेद रंग की हो चुकी थी। कुछ देर बाद आरव का शरीर सामान्य हो जाता है। उसके शरीर के ऊपर से गहरे नीले रंग की सांप की केचुली हट चुकी थी और उसकी आंखें भी सामान्य भूरे रंग की हो गई थी। आरव के शरीर पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं था, इसलिए आरव खड़ा होता है और अलमारी में से कुछ कपड़े निकाल कर पहनता है। अब पूरी दुनिया को पता ही चल चुका था कि डेविल दिखता कैसा है, तो उसने भी अपना चेहरा छुपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अब उसने अपने माफिया लुक में आना शुरू कर दिया था। वह एक ब्लैक पेंट पहनता है और एक व्हाइट शर्ट पहना है और उसकी शर्ट के ऊपर के चेस्ट के 2 बटन खुले हुए थे। उसके गले में व्हाइट गोल्ड की पतली स्लीक चेन दिखाई दे रही थी। उसने उस व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक ब्लेजर पहना था जिसके उसने बटन खुले छोड़ दिए थे। उसके एक हाथ में काफी महंगी घड़ी थी और एक में काफी ब्रांडेड ब्रेसलेट था। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी सुनहरी तलवार को बेल्ट बनाकर पहन लिया था। उसने पहले ही अपने चेहरे पर क्लीन शेव कर ली थी और उसके हल्के लंबे बाल उसके माथे पर आकर लहरा रहे थे। उसने एक सीक्रेट दराज खोला और उसके अंदर से उसने डबल गन बेल्ट भी पहन ली थी और अब उसके दोनों बगल में इस समय एक एक घंटे की हुई थी। उसकी कमर के पीछे भी एक एक गन टंगी की हुई थी। उसने जो ब्रेसलेट पहन रखा था वह कोई ब्रेसलेट नहीं बल्कि एडवांस फोल्डेबल चाकू था। उसके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के अंदर एक एक अंगूठी थी। उसकी रिंग फिंगर के अंदर जो अंगूठी थी वह अंगूठी शांतनु ने आरव को दी थी। शांतनु ने आरव को बताया था कि यह एक स्पेस रिंग है। आरव इस समय एक हाई लेवल का माफिया लग रहा था। आरव एक गहरी सांस लेते हुए शीशे में अपने आप को देखता है और शीशे में अपने आप को देखकर आरव खुद से ही कहता है, चल जो बीत गया वह बीत गया, अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू तू कर। जिसके लिए तुझे चुना गया है वह कार्य पूरा तू कर। आज नहीं तो कल पर इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में तू कर। तेरी जान के दुश्मन पैदा होंगे बहुत, एक एक को मारकर उन पर विजय हासिल तू कर। इतिहास सुनकर रूह कांप जाए ऐसा काम तू कर। आज नहीं तो कल इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में तू कर। आज नहीं तो कल इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में तू कर। आरव ने एक छोटी सी कविता गाते हुए अपने मनोबल को बढ़ाया था। हालांकि यह कविता किसी और ने नहीं बल्कि आरव ने खुद ही लिखी थी। खैर इस बात को छोड़कर आरव अपने ब्लेजर को किसी माफिया डॉन की तरह झटकता है और पलटते हुए जमीन पर अपनी पुरानी त्वचा को देखता है और फिर अपनी त्वचा को उठाकर डस्टबिन में डालता है और उसमें आग लगा देता है। हालांकि देखने में चाहे कितना ही घिनौना क्यों ना हो, लेकिन ये करना जरूरी था। अगर कोई और आरव की त्वचा को ऐसे जमीन पर गिरा देखता तो उल्टी तो पक्का ही कर देता। वही लावा की दुनिया में वह सांप पत्थर से नीचे उतरकर दोबारा लावा के अंदर चला जाता है। उस सांप के लावा के अंदर जाने के तुरंत बाद एक तेज सांप का फुफकारना सुनाई देता है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सांप किसी खूंखार जानवर के साथ लड़ रहा है। वही पृथ्वी के ऊपर आरव की आंखें बंद हो जाती है और उसे अपने मन में एक लावा का दृश्य दिखाई देता है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने दूसरा दृश्य आता है। उसके मन में इस समय 10-100 फीट से भी लंबे सांप एक खूंखार जीव के साथ लड़ रहे थे। वह जीव देखने में किसी राक्षस या फिर दानव को जैसा दिखाई दे रहा था। उस जीव का शरीर 80 मीटर से भी बड़ा था। कोई भी सामने चल रही लड़ाई को देखकर बता सकता था कि वह राक्षस उन 10 सांपों के साथ सिर्फ खेल रहा था, लेकिन वह सभी सांप अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लावा की दुनिया से बाहर जो अभी गहरे नीले रंग का सांप दिखाई दिया था वह उस राक्षस के ऊपर कुछ ज्यादा ही आक्रामक था।
वह राक्षस भी उसे सांप के हमलों को थोड़ा गंभीरता से ले रहा था, क्योंकि उस सांप का हर हमला उस राक्षस को नुकसान पहुंचा रहा था। अगले ही पल पृथ्वी पर मौजूद आरव की बंद आंखों में थोड़ी हलचल होती है। ध्यान से देखने में पता चला था कि उसकी बंद आंखें होने के बावजूद भी उसकी आंखें एक बार वर्टिकली मूव हुई थी। आरव के मन में जो लड़ाई चल रही थी उसमें अचानक से प्रकाश से भी तेज रफ्तार में एक सफेद रंग की किरण जाकर उस राक्षस पर लगती है। अब तक जो राक्षस हंस हंस कर उन सभी सांपों से लड़ रहा था, अचानक से एक जोरदार चीख निकाल देता है। उस राक्षस की चीख इतनी तेज थी कि उस पूरे इलाके में उसकी आवाज गूंज गई थी और धरती भी कांपने लग चुकी थी। कुछ ही देर में वह राक्षस चीखता चीखता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उस राक्षस के गिरने से ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। अगले ही पल वह सभी सांप अपना आकार छोटा करते हैं और इंसानी स्वरूप में आ जाते हैं। उन सभी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हो। उनके चेहरे पर पसीना और थकान दोनों देखी जा सकती थी, लेकिन उन सभी की आंखों में एक अलग तरह की चमक साफ देखी जा सकती थी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की मुस्कुराहट देते हैं। वही पृथ्वी के ऊपर आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने आप से ही कहता है, लगता है मामला गंभीर होता आ रहा है। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस छोड़ता है। आखिर कौन था वह राक्षस और कहां से आई थी वह सफेद रंग की किरण? आखिर क्या अब आरव सभी के सामने आने वाला है? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है? ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-147 ब्रेक द रूल्स। वह राक्षस चीखता चीखता बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। उस राक्षस के गिरने से ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। अगले ही पल वह सभी सांप अपना आकार छोटा करते हैं और इंसानी स्वरूप में आ जाते हैं। उन सभी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हो। उनके चेहरे पर पसीना और थकान दोनों देखी जा सकती थी, लेकिन उन सभी की आंखों में एक अलग तरह की चमक साफ देखी जा सकती थी। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्की मुस्कुराहट देते हैं। वही पृथ्वी के ऊपर आरव धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अपने आप से ही कहता है, लगता है मामला गंभीर होता आ रहा है। इतना कहने के बाद आरव एक गहरी सांस छोड़ता है। वह दोबारा से शीशे में अपने माफिया लुक को देखता है और फिर अपनी जेब से फोन निकलता है और किसी को फोन मिलाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद आरव अपने फोन को रख देता है। दिल्ली में इस समय एक सुनसान खंडहर में किसी का फोन बजता है। मैं इंसान जैसे ही कॉलर आईडी के नाम को देखता है तो वह तुरंत कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से उसे कोई कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर कॉल रख दी जाती है। फोन की दूसरी तरफ वाले इंसान की बात सुनने के बाद वह इंसान एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद करता है। लेकिन अगली बार जब आपने आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक अलग तरह की आग जलती हुई दिखाई देती है। वह आदमी गुस्से में अपने सामने वाली दीवार पर मुक्का मारते हुए कहता है, मेरे भाई की मौत का बदला लिया जाएगा। इन्हें क्या लगता है मेरे भाई और हमें लीडर को मारकर ये हमारी पूरी गैंग को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे छोटे लीडर को अपनी पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। अब देखो किस तरह का तांडव मचाने वाला है इस दुनिया में। मैं अपने भाई की मौत का बदला हर एक इंसान से चुन चुन कर लूंगा। इतना कहने के बाद वह इंसान जोर से चिल्लाते हुए कहता है, दिल्ली में मौजूद अपने सभी छिपे हुए आदमियों को फोन मिलाकर बोल दो कि छोटे लीडर ने सभी को पंजाब बुलाया है। अब सभी को पता चलेगा ब्लैक कोबरा गैंग क्या है और क्या कर सकती है। उस आदमी को इतना कहने के तुरंत बाद अब तक जो दिल्ली बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी उसमें काफी हलचल होने लग जाती है। अब तक दिल्ली में ये खबर फैल चुकी थी कि ब्लैक कोबरा गैंग का लीडर बलदेव कुमार और उसका राइट हैंड शक्ति मारा गया है और अंडरवर्ल्ड किंग डेविल भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। इसीलिए ब्लैक कोबरा गैंग के सभी आदमी छप चुके थे। हालांकि पुलिस ने ब्लैक कोबरा गैंग को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ब्लैक कोबरा गैंग काफी बड़ी थी, उसका हर आदमी दिल्ली में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। इसीलिए ब्लैक कोबरा गैंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। हालांकि ब्लैक कोबरा गैंग के बलदेव कुमार और शक्ति के साथ 20 आदमियों को भी पुलिस ने जान से मार दिया था। पुलिस की इस कार्रवाई से बाकी की गैंग भी सतर्क हो गई थी और वह कुछ भी हलचल नहीं कर रही थी। भले ही दिल्ली के अंडरवर्ल्ड की कुर्सी अब खाली हो गई थी, लेकिन इतनी जल्दी कोई भी गैंग अपना दाव इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि क्या पता पुलिस के अगले निशाने पर वह आ जाए। हालांकि कोई भी गैंग पुलिस से ज्यादा नहीं डरती थी, लेकिन इस बार पुलिस कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव और स्ट्रिक्टली अपना काम कर रही थी और तुरंत बहुत बड़े फैसले ले रही थी। इसलिए बाकी की गैंग भी शांत हो गई थी। वह कहते हैं ना, जल्दी जल्दी खाना खाने से खाना गले में अटक सकता है, इसलिए खाने को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। इसीलिए बाकी की गैंग भी थोड़ा समय ले रही थी। इसीलिए कुछ दिनों से दिल्ली में कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग की इस हरकत में दिल्ली के अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। दिल्ली के हर कोने से काले रंग की गाड़ियां निकल रही थी, जिनके ऊपर काले रंग के कोबरा का स्टिकर छपा हुआ था। उन गाड़ियों की गश्तों ने दिल्ली में गर्मा गर्मी पैदा कर दी थी। अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग के सभी के सामने आ जाने से दिल्ली में हड़कंप मच चुका था। जगह जगह से पुलिस की जीप निकल चुकी थी और ब्लैक कोबरा गैंग की गाड़ियों के सामने आ रही थी। अब तक जो ब्लैक कोबरा गैंग अपने छोटे लीडर के आदेशों की वजह से किसी भी पुलिस वाले का कोई हानि नहीं पहुंचाती थी, वो अब अपने छोटे लीडर के नए ऑर्डर का पालन करती है।
इस समय पुलिस का एक बहुत बड़ा काफिला 15 ब्लैक कोबरा गैंग की गाड़ियों को रोके खड़ा था। अचानक से पुलिस अधिकारी गाड़ी में से उतरता है और अपने हाथ में होटल लेते हुए कहता है, जहां हो वहीं रुक जाओ, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एका कोबरा गैंग के सभी लोगों चुपचाप सरेंडर कर दो, वरना मजबूरन हमें फायरिंग करनी पड़ेगी। उस पुलिस अधिकारी को पूरा विश्वास था ब्लैक कोबरा गैंग के लोग उसकी बात जरूर मानेंगे। लेकिन अगले ही पल एक काले रंग की रेंज रोवर का दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से वही इंसान निकलता है जिसकी आरव से बात हुई थी। उसके हाथ में भी एक हूटर था। वह भी पुलिस वालों से कहता है, हमारी गैंग जब से दोबारा से दिल्ली में एक्टिव हुई है, तब से हम में से किसी ने भी किसी भी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम सब अपनी दादागिरी करके दिखाओगे। वो तो हमारे छोटे लीडर के ऑर्डर थे, इसीलिए अब तक शांत बैठे थे। लेकिन अब हमारे पास नए ऑर्डर आ चुके हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सभी अपनी यहाँ से गाड़ियां हटा ले, वरना आगे का अंजाम जो होगा उसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। यह इंसान भी शक्ति की तरह ब्लैक कोबरा गैंग का मेंबर था। इस इंसान को पूरी दिल्ली में दिवाकर भाई जी के नाम से जानते हैं। जब उस पुलिस अधिकारी ने अचानक से गाड़ी के अंदर से दिवाकर को उतरते देखा, तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शक्ति के मरने के बाद तुरंत दिवाकर भी सामने आ जाएगा। जब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी, तब एक पुलिस अधिकारी अपनी गन निकालकर गोली चल देता है। जैसे ही पुलिस की तरफ से गोली की आवाज सुनाई देती है, अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग की सभी गाड़ियों का दरवाजा खुलता है। उनके अंदर से काले कपड़े पहने योद्धा निकलते हैं। सभी के हाथ में एक बड़ी बड़ी राइफल थी। वे सभी पुलिस की तरफ धड़ाधड़ गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। लगातार गोलियां चलने से वहां पर धुआं ही धुआं फैल गया था। अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग की तरफ से एक काली परछाई काफी तेज रफ्तार में पुलिस की तरफ दौड़ती है। दिवाकर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लाते हुए चिल्लाता है, ब्लैकी एक को भी जिंदा मत छोड़ना। आगे दौड़ती हुई परछाई और कोई नहीं बल्कि ब्लैकी था। दिवाकर की बात सुनने के तुरंत बाद ब्लैकी अपने हाथ को उठाकर कमर के पीछे रखता है और तुरंत अपनी कमर के पीछे से उल्टी पकड़ने वाली दराती को बाहर निकालता है और अगले ही पल पुलिस की तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। ब्लैकी इस समय मौत देने वाली मशीन बन चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किलिंग मशीन को ऑन करके छोड़ दिया गया हो। ब्लैकी इस समय लोगों को मारता जा रहा था जैसे कोई गाजर मूली काट रहा हो। पुलिस वाले तो सिर्फ ब्लैकी की परछाई ही देख पा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्लैकी का चेहरा नहीं देख पा रहा था। ब्लैकी किसी भूत की तरह पुलिस वालों को मारता जा रहा था। पुलिस वाले ब्लैकी को टारगेट करने के लिए अंधाधुंध गोली चला रहे थे, लेकिन एक भी गोली ब्लैकी को छू भी नहीं पा रही थी। कुछ मिनट में वहां पर सन्नाटा छा जाता है। जितने भी पुलिस वाले थे, वे सभी ब्लैक कोबरा गैंग के आदमियों की गोलियों से यह ब्लैकी के हाथों मारे गए। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। चारों तरफ पुलिस वालों को खून बह रहा था। ऐसा ही कुछ दिल्ली में जगह पर हो रहा था। जो भी पुलिस वाले ब्लैक कोबरा गैंग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वह सभी मारे जा रहे थे। ब्लैक कोबरा गैंग के लोगों को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। एक ही दिन में ब्लैक कोबरा गैंग के लोगों ने 100 से ज्यादा पुलिस वालों को मार डाला था। जहां अब तक पुलिस वाले ब्लैक कोबरा गैंग को डरा धमका रहे थे, वही अचानक से ब्लैक कोबरा गैंग के इस बदले रवैये की वजह से अब पुलिस वाले डरे हुए थे, क्योंकि जो भी पुलिस वाला ब्लैक कोबरा गैंग के सामने जा रहा था, वह मरता जा रहा था। सभी समझ गए थे कि ब्लैक कोबरा गैंग ने ओपनली लड़ाई शुरू कर दी है। ब्लैक कोबरा गैंग की आज की हरकत ने दिल्ली के अंडरवर्ल्ड को पूरा हिला डाला था। ब्लैक कोबरा गैंग की इस हरकत से बाकी के गैंग समझ गए कि डेविल अब अपने पुराने रूप में वापस आ रहा है। हालांकि अंडरवर्ल्ड में सभी को पता है, डेविल जब से दिल्ली के अंडरवर्ल्ड किंग की कुर्सी पर बैठा है, तब से उसने अंडरवर्ल्ड के लोगों पर भी कुछ नियम लगा डाले थे। लेकिन आज ब्लैक कोबरा गैंग खुद अपने ही नियम तोड़ रही है और उन्हें ये पता था कि यह क्यों हो रहा है और किसके कहने पर हो रहा है। जब पुलिस वालों ने ब्लैक कोबरा गैंग को रोकना छोड़ दिया, तो ब्लैक कोबरा गैंग की सभी गाड़ियां दिल्ली को इतनी रफ्तार से छोड़ते हुए पंजाब की तरफ जा रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई घोड़ा खुला छोड़ दिया हो। इस समय दिल्ली में से 100 से भी ज्यादा ब्लैक कोबरा गैंग की गाड़ियां निकल चुकी थी, लेकिन साउथ वेस्ट जिले के भी सभी योद्धा गाड़ियों में बैठकर निकल चुके थे। सबसे आगे काले रंग की मर्सिडीज 600 चल रही थी। उस गाड़ी को ऋषभ जैन चला रहा था। शंकर गुप्ता साइड में बैठा था और पीछे वाली सीट पर विश्वजीत बैठा था। उनकी गाड़ी के पीछे एक बड़ा ट्रक था और उस ट्रक के पीछे गाड़ियों का काफिला था। वे सभी गाड़ियां सफेद रंग की थी। दिल्ली से लुधियाना अगर अंबाला होकर जाए तो 6 घंटे का सफर था, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थे, इसलिए 6 घंटे से पहले सभी गाड़ियां लुधियाना पहुंच गई थी। इस समय लुधियाना में सिंह मेंशन के सामने गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला था। ट्रक को खोला जाता है और उसके अंदर से आरव की कावासाकी निंजा H2 निकाली जाती है। आरव इस समय हॉल में बैठा था और वह किसी से फोन पर बातें कर रहा था। किसी को नहीं पता था आरव किससे बातें कर रहा है। फोन रखने के बाद आरव की आंखें किसी बात के जैसी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल शिकार के लिए निकलने वाला है। इस समय आरव के साथ शंकर गुप्ता, ऋषभ जैन और विश्वजीत बैठे हुए थे। आरव थोड़ी देर शांत रहता है और फिर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सभी लोग जलंधर निकालने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहने के बाद आरव खड़ा होता है। इस समय अपने माफिया लुक में था। आखिर आरव फोन पर किससे बातें कर रहा था? क्या आरव इतने बड़े काफिले को लेकर जलंधर जाएगा? क्या आरव ने अहलूवालिया खानदान को बर्बाद करने के बारे में सोच लिया है? आखिर अब क्या होने वाला है, इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए बढ़ते रहिए। द किंग ऑफ हिडन एम्पायर CH-148 जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस समय लुधियाना में सिंह मेंशन के सामने गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला था। ट्रक को खोला जाता है और उसके अंदर से आरव की कावासाकी निंजा H2 निकाली जाती है। आरव इस समय हॉल में बैठा था और वह किसी से फोन पर बातें कर रहा था। किसी को नहीं पता था आरव किससे बातें कर रहा है। फोन रखने के बाद आरव की आंखें किसी बात के जैसी हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी पल शिकार के लिए निकलने वाला है। इस समय आरव के साथ शंकर गुप्ता, ऋषभ जैन और विश्वजीत बैठे हुए थे। आरव थोड़ी देर शांत रहता है और फिर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, सभी लोग जलंधर निकलने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद आरव खड़ा होता है। इस समय वह अपने माफिया लुक में था। आरव अपनी जगह से खड़ा होता है और मेंशन से बाहर आने लग जाता है। वह इस समय किसी यंग माफिया डॉन की तरह लग रहा था। जब से आरव गहरे नीले रंग के नाग में बदला था, तब उसकी कमर पर एक सांप के मुंह खोले फन का टैटू बन चुका था। जब से आरव का अपने शरीर पर कुछ ज्यादा ही कंट्रोल था। वह अपने शरीर के अंदर मौजूद हर एक कोशिका को देख सकता था। उसकी हड्डियां जो पहले ही सुनहरे रंग की हो गई थी, वह अब किसी शुद्ध गोल्डन रंग की हो गई थी। आरव के शरीर के अंदर बहने वाले खून की रफ्तार भी बढ़ गई थी। उसकी सभी इंद्रियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी। अगर बोला जाए तो वह अब एक चलता फिरता बियॉन्ड अर्थ के ऊपर का क्रिएचर बन गया था। 500 मीटर के दायरे के अंदर हर छोटी से छोटी हलचल को वह देख और महसूस कर सकता था। और वह अपने आसपास छोटे से छोटे जीव की भी हलचल को महसूस कर पा रहा था। अब आरव की आंखें किसी कमरे के जैसी हो गई थी। अगर आरव अपने से दूर किसी चीज को देखना चाहता हो तो उसकी आंखों की पुतली अचानक छोटी हो जाती थी और जैसे फोन में जूम किया जाता है, इस तरह से उसकी आंखें भी जूम कर देती थी। हालांकि जब से आरव गहरे नीले रंग के नाग में बदला है, तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन हुआ है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता था। आरव मेंशन से बाहर आता है और अपनी बाइक पर बैठकर उसे स्टॉप कर देता है। आरव के इतना करने के तुरंत बाद उसके पीछे मौजूद सैकड़ों गाड़ियों के इंजन चालू हो जाते हैं। आरव के पीछे पीछे ऋषभ जैन, शंकर गुप्ता और विश्वजीत भी आ चुके थे और वह अपनी गाड़ियों में बैठ गए थे। उनकी गाड़ी का जस्ट बिल्कुल बगल में दिवाकर की गाड़ी थी। दिवाकर के पीछे ब्लैक कोबरा गैंग के सभी लोगों की गाड़ियां थी और ऋषभ जैन, शंकर गुप्ता और विश्वजीत की गाड़ी के पीछे सभी साउथ वेस्ट दिल्ली के योद्धाओं की गाड़ियां थी। एक साथ इतनी गाड़ियों के इंजन ऑन होने की वजह से वह इलाका ऐसा लग रहा था जैसे शिकार करने के लिए भेड़ियों का झुंड निकल चुका हो। उन सभी गाड़ियों के अलावा आरव की स्पोर्ट्स बाइक की आवाज बहुत तेज और घुराने वाली लग रही थी और उसकी आवाज गाड़ियों के इंजन से सबसे अलग थी। अगले ही पल आरव की बाइक एक तेज आवाज के साथ किसी बंदूक में से निकली गोली की तरह छूट जाती है। बाइक की रफ्तार स्पीडोमीटर के हिसाब से कुछ ही देर में सुई 100 से ऊपर पहुंच गई थी। उसकी बाइक के पीछे 200 से अधिक गाड़ियां दौड़ रही थी। जहां जहां से वह काफिला निकल रहा था, वहां वहां से सभी लोग रुक रुक कर अपना फोन निकालकर उस काफिले की वीडियो बना रहे थे। काफिले में सबसे आगे एक स्पोर्ट्स बाइक थी। स्पोर्ट्स बाइक को चलाने वाले ने काले रंग का हेलमेट पहन रखा था, लेकिन उसने जो काले रंग का ब्लेजर पहन रखा था उसके बटन बंद नहीं थे। इसी वजह से वह हवा में काफी तेजी से लहरा रहा था और उस बाइक के पीछे इतनी सारी गाड़ियों को देखकर सभी लोग दंग थे। जो भी लोग इस काफिले को देख रहे थे, सभी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि ये दृश्य देखने में काफी फिल्मी लग रहा था, लेकिन देखने में आंखों को बहुत आनंद दे रहा था। वही जलंधर में अहलूवालिया मेंशन में जबरदस्ती एक लड़की की शादी कराई जा रही थी। उस लड़की ने एक लाल रंग का काफी महंगा और भारी लहंगा पहन रखा था। उसे लहंगे पर काफी बारीकी से नक्काशी की गई थी। उस लड़की के हाथों पर काफी सुंदर मेहंदी लगाई गई थी और उसके नाखूनों पर गहरी लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई गई थी। उसके गले में एक क्लोज नेक नेकलेस था और एक डीप नेक नेकलेस था जो उसके लहंगे के ब्लाउज के आगे लटक रहा था और जो क्लोज नेक नेकलेस था वह उसकी गर्दन से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नजदीक था। उसके दोनों कानों में बड़े बड़े झुमके थे, नाक में नथुनी और बालों में बड़ा सा मांग टीका लगाया गया था। उसके दोनों हाथों में सोने का एक बड़ा कंगन था और उस कंगन के पीछे गहरे लाल रंग की चूड़ियां थी। उस लड़की के होठों पर चटक लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। लड़की के चेहरे पर मेकअप काफी अच्छी तरीके से किया गया था, जिस वजह से उसकी सुंदरता और निखर कर आ रही थी। उस लड़की की बुरी आंखें किसी को भी उन आंखों में डूबने के लिए मजबूर कर सकती थी। हालांकि शादी होने के बावजूद भी उस लड़की के चेहरे पर खुशी होने की बजाय मायूसी थी। उस लड़की की दूल्हे ने क्रीम कलर की शेरवानी पहन रखी थी, लेकिन उस लड़के की शेरवानी का दुपट्टा गहरे लाल रंग का था जो उस लड़की के लहंगे से मैच कर रहा था। उस लड़के का सहरा भी लाल रंग का था। उस लड़के की लंबाई 6 फुट के आसपास की थी और वह थोड़ा पतला था, जिस वजह से उस लड़के पर वह शेरवानी काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उस लड़के ने अपनी दाढ़ी को ट्रिम करके सेट करवा रखा था। उस लड़के की नाक थोड़ी पतली थी। उस लड़के की आंखें किसी बाज के जैसे तेज थी। उस लड़के के चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था
जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। वह लड़का देखने में बॉलीवुड एक्टर के जैसा लग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि कुशल आहूजा था। इस समय वहां पर दो बड़ी कुर्सियों पर बूढ़े आदमी बैठे हुए थे। अहलूवालिया खानदान के राजा चंद्रशेखर अहलूवालिया थे और दूसरी कुर्सी पर बिल्कुल चंद्रशेखर अहलूवालिया के व्यक्तित्व और प्रभावशाली जैसा ही दूसरा व्यक्ति बैठा था। यह व्यक्ति आहूजा खानदान का राजा भूपेंद्र आहूजा था। चंद्रशेखर अहलूवालिया ऐश्वर्या और कुशल की तरफ देखते हुए भूपेंद्र आहूजा से कहते हैं, भूपेंद्र, मैंने कहा था ना कि मेरे घर की बेटी ऐश्वर्या तुम्हारे घर की ही बहू बनेगी। मैं अपनी जुबान का हमेशा पक्का रहता हूँ। जिस पर भूपेंद्र भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मान गए चंद्रशेखर, तू सही कहता था। चंद्रशेखर अपनी गर्दन कटवा लेगा लेकिन कभी अपनी बात से नहीं पलटेगा। आज मुझे तेरे ऊपर पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि जब मैंने सुना था कि ऐश्वर्या दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग डेविल की गर्लफ्रेंड है, तो तू क्यों ही अपनी पोती की शादी हमारे घर करेगा। भूपेंद्र की बात सुनकर चंद्रशेखर अहलूवालिया भूपेंद्र की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, भूपेंद्र, तुझे क्या लगता है हमारा खानदान किसी अपराधी के साथ रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ने वालों में से है? भले ही चंद्रशेखर अहलूवालिया की उम्र हो गई हो, लेकिन मेरी बाजुओं में अभी भी दम है। उसके जैसा छोटा सा गुंडा भला मेरा क्या मुकाबला करेगा। भूपेंद्र, आज अगर वह डेविल यहाँ आ गया तो यहाँ से उसकी लाश ही वापस जाएगी। मैंने पूरे मेंशन में बॉडीगार्ड की संख्या दोगुनी कर दी है और सभी के पास जर्मन मेड हथियार है। चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात सुन भूपेंद्र हंसते हुए कहता है, चंद्रशेखर, तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिसको सभी लोग खतरनाक किलिंग मशीन मानते हैं, तू उसको एक मामूली गुंडा मानता है और तेरे कॉन्फिडेंस को देखकर लगता है कि तू सच में उस डेविल को खत्म कर देगा। भूपेंद्र आहूजा ने इतना कहा ही था, तभी मेंशन के बाहर एक स्पोर्ट्स बाइक के रुकने की आवाज आती है। उस बाइक के रुकने के तुरंत बाद सैकड़ों गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई देती है। उन गाड़ियों की आवाज इतनी तेज थी कि मेंशन में मौजूद सभी लोग बाहर जाकर देखने लगते हैं। अचानक से मेंशन के बाहर निकले हुए लोगों ने बाहर का दृश्य देखा तो सभी लोगों की आंखें हैरानी में फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेंशन के बिल्कुल सामने एक काले रंग की बहुत महंगी स्पोर्ट बाइक रुकी हुई थी और उस बाइक के पीछे जहां तक नजर जा रही थी गाड़ियां ही गाड़ियां थी। सभी के बाहर आने के बाद पीछे वाली गाड़ियों के दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। सभी गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और काले सूट पहने लोग गाड़ियों में से उतरते हैं। सभी की आंखों पर काला चश्मा, कानों में ब्लूटूथ और हाथों में बड़ी राइफल थी। ध्यान से देखने पर पता चला था कि उनके पास सिर्फ राइफल ही नहीं बल्कि वह सभी लोग हथियारों से लैस थे। अभी दूसरी तरफ से सफेद गाड़ियों का काफिला भी खुलता है। सफेद गाड़ियों में से निकलने वाले सभी योद्धा थे। इस वजह से उन सभी ने मार्शल आर्ट की ड्रेस पहन रखी थी। सभी लोगों ने सफेद रंग का एक खुला लबादा पहन रखा था और उस लबादे के अंदर ना जाने कितने सारे हथियार छुपे हुए थे। अचानक से इतने सारे लोगों को देखकर मेंशन में मौजूद सभी गार्ड सिक्योरिटी के लिए सभी लोगों को घेर लेते हैं। मेंशन में इस समय सिर्फ 60-70 बॉडीगार्ड थे। दूसरी तरफ के लोगों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती थी। असल मायने में देखा जाए तो मेंशन में इस समय जितने बॉडीगार्ड थे उससे फालतू तो सामने वालों की गाड़ी थी। अब तक चंद्रशेखर अहलूवालिया और भूपेंद्र आहूजा भी बाहर आ गए थे। जहां थोड़ी देर पहले चंद्रशेखर अहलूवालिया अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझ रहे थे, लेकिन आप अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर उनके चेहरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इस तरह के माहौल की वजह से दूल्हा दुल्हन भी बाहर आ गए थे। जब ऐश्वर्या ने सामने मौजूद स्पोर्ट्स बाइक को देखा तो वह उसे कुछ जानी पहचानी लगी थी। अगले ही पल बाइक पर बेटा लड़का बाइक को स्टैंड लगता है और नीचे उतरता है और फिर दोनों हाथों से अपने पहने हुए हेलमेट को पकड़ता है और उसे उतार देता है। हेलमेट उतरने के तुरंत बाद सभी लोगों को अपने सामने एक खूबसूरत लड़के का चेहरा दिखाई देता है। हेलमेट उतारने के बाद वह लड़का अपने चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के सभी लोगों को देखता है और फिर अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है। जब सभी लोग उस लड़के के हाथ में सिगरेट के पैकेट को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के हाथ में जो सिगरेट का पैकेट था वह दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट थी। उस लड़के के हाथ में ट्रेजर लंदन कंपनी की प्रीमियम ब्लैक लिमिटेड सिगरेट की डिब्बी थी, जिसकी कीमत $1200 के आसपास की थी। मतलब उस सिगरेट की डिब्बी की कीमत 1 लाख थी। फिर वह लड़का सिगरेट का एक गहरा कश लेता है और हवा में धुआं उड़ते हुए सभी को कहा जाने वाली नजरों से देखता है। क्या आरव ऐश्वर्या को लेकर यहाँ से निकल जाएगा या फिर पूरे अहलूवालिया खानदान को बर्बाद कर देगा? क्या अहलूवालिया खानदान के पास इतनी ताकत है जो आरव को रोक दे? आखिर अब क्या मोड़ लेने वाली है ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-149 पर्दाफाश। बाइक पर बैठा लड़का बाइक को स्टैंड लगता है और नीचे उतरता है और फिर दोनों हाथों से अपने पहने हुए हेलमेट को पकड़ता है और उसे उतार देता है। हेलमेट उतरने के तुरंत बाद सभी लोगों को अपने सामने एक खूबसूरत लड़के का चेहरा दिखाई देता है। हेलमेट उतारने के बाद वह लड़का अपने चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के सभी लोगों को देखता है और फिर अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालता है। जब सभी लोग उस लड़के के हाथ में सिगरेट के पैकेट को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़के के हाथ में जो सिगरेट का पैकेट था वह दुनिया में सबसे महंगी सिगरेट थी। उस लड़के के हाथ में ट्रेजर लंदन कंपनी की प्रीमियम ब्लैक लिमिटेड सिगरेट की डिब्बी थी, जिसकी कीमत $1200 के आसपास की थी।
मतलब उस सिगरेट की डिब्बी की कीमत 1 लाख थी। फिर वह लड़का सिगरेट का एक गहरा कश लेता है और हवा में धुआं उड़ते हुए सभी को खा जाने वाली नजरों से देखता है। वहां पर मौजूद सभी लोग जैसे ही उस लड़के के चेहरे को देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इस लड़के के चेहरे की फोटो पूरे इंडिया में फैल गई थी और सभी को पता चल गया था कि यह लड़का दिल्ली का अंडरवर्ल्ड किंग डेविल है। चंद्रशेखर अहलूवालिया और भूपेंद्र आहूजा भी जब डेविल के रुतबे को देखते हैं तो उनका भी मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गुंडा या गैंगस्टर इतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। हालांकि उनमें से किसी को भी डेविल से ज्यादा खतरा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पीछे जो हथियारबंद लोग थे उनसे उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा था। आरव सिगरेट का एक और कश लेता है और सभी को नजरअंदाज करते हुए ऐश्वर्या की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम ठीक हो? आरव की इस बात को सुनकर अब तक ऐश्वर्या ने जो अपने आंसू रोक रखे थे उनका बांध टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहाने लग जाते हैं और वह रोते हुए दौड़ती है और आरव से लिपट जाती है। आरव जब ऐश्वर्या को रोते हुए देखते हैं तो उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे सहलाता है, लेकिन जब आरव को ऐश्वर्या के आंसू ब्लेजर और शर्ट से होते हुए अपनी त्वचा पर महसूस होते हैं तो उसकी आंखें अचानक से ठंडी होने लग जाती है। अचानक से उसकी कमर एकदम सीधी हो गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा था। गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल होना शुरू हो गई थी। उसके चेहरे के हाव भाव काफी ज्यादा डरावने हो गए थे। आरव ऐश्वर्या के सर और कमर को सहलाते हुए उसे शांत करता है और फिर आरव उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए बड़ी ही गहरी आवाज में कहता है, तुम चिंता मत करो। उसके हर शब्द में एक अलग तरह का रुतबा और ताकत छिपी हुई थी। उसने अपने मुंह से जो 4 शब्द बोले थे ये बहुत धीरे धीरे उसके मुंह से बाहर निकले थे, लेकिन उसकी आवाज की वजह से वह सभी को सुनाई दिए थे। इतना कहने के बाद आरव ऐश्वर्या को अपने से थोड़ा दूर करता है और अपने पीछे खड़ा कर लेता है और सभी लोगों को घूरते हुए अपनी गहरी और खतरनाक आवाज में कहता है, जिसने भी ऐश्वर्या को रुलाने की कोशिश की है चुपचाप आगे आकर माफी मांग लो, वरना उस व्यक्ति के इतने टुकड़े करूंगा कि गिन नहीं पाओगे। आरव की बात सुनकर वहां पर मौजूद हर एक इंसान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक फैल गई थी, लेकिन तभी सभी को भीड़ में से एक रोकदार आवाज सुनाई देती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत हमारे परिवार में आकर हमारे परिवार वालों को ही धमकी दो, और अगर तुम बचना चाहते हो तो चुपचाप मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो और मेरी पोती ऐश्वर्या को यहीं पर छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि अहलूवालिया खानदान का राजा चंद्रशेखर अहलूवालिया था। अब तक जो आरव सिर्फ लोगों को धमकी दे रहा था, इस बुढ़े की बात सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आया था कि वह ऐश्वर्या को यहीं पर छोड़ दे और घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगे। चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात सुन आरव अपने एक कदम को आगे बढ़ता है और चंद्रशेखर अहलूवालिया की तरफ देखते हुए तेज आवाज में कहता है, बस अहलूवालिया खानदान के राजा चंद्रशेखर अहलूवालिया, हर बार तुमने अपनी लिमिट पार की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे एक्शन लेना नहीं आता। मान लिया मैंने तुम जवानी में काफी ताकतवर योद्धा रहे होंगे। तुम्हारी नींद हरकतें सुनकर मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। आज तुम्हारे सामने एक दादा का पोता एक माता पिता का बेटा खड़ा है। आज तुम्हें तुम्हारे करतूतों की सजा मिलेगी चंद्रशेखर। तुम बड़े छिपकर, धोखे से और दूसरे परिवारों की सहायता से लोगों पर बहु तरह हमले करवाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें सामने से खुलम खुला ओपन चैलेंज देता हूँ। आज जाओ, देखता हूँ तुम में कितना दम है। वहां पर मौजूद किसी को भी आरव की कही गई बातें समझ नहीं आ रही थी। हालांकि चंद्रशेखर अहलूवालिया को भी आरव की पूरी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए वह आरव की तरफ देखते हुए बड़ी ही हैरानी से आरव से पूछता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो, यूं बातों को गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? चंद्रशेखर अहलूवालिया की बात सुन आरव गुस्से में जोर जोर से हंसता है और पलक झपकने से भी कम समय में चंद्रशेखर अहलूवालिया के बिल्कुल सामने पहुंच जाता है और अपनी कर्कश आवाज में चंद्रशेखर अहलूवालिया के कान में कहता है, मैं उसी खानदान से हूं जिस खानदान को जान से मारकर तुम पूरे भारत पर अपना राज करना चाहते थे। छिपकर तुमने बहुत से खानदानों को नचाया, लेकिन अब नाचने की बारी तुम्हारी है। जब पहली बार मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि पर्दे के पीछे से खेल तुम खेल रहे थे, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम इस खेल के असली मास्टरमाइंड नहीं हो। मेरे परिवार के खिलाफ जाने के लिए तुम सभी को किसी ने ठूस ठूस कर पैसा खिलाया है। मुझे नहीं पता मेरे परिवार ऐसे क्या रहस्य थे जिससे पूरी आधी दुनिया मेरे परिवार की दुश्मन थी, लेकिन जिन जिन लोगों ने मेरे परिवार को खत्म करने के लिए साथ दिया है वह सभी नर्क में जाएंगे। और तुम सबकी उल्टी गिनती तो वालिया खानदान के खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। वैसे मुझे तुम्हारे खानदान पर शुरू से ही डाउट था, आखिर कोई खानदान इतनी तेजी से कैसे ऊपर उठ सकता है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे खानदान की कुंडली निकाली तो मुझे पता चला कि वालिया खानदान तुम्हारे लिए ही काम करता था और तुम्हारे नीचे तो बहुत से बड़े खानदान भी काम करते हैं जिनके बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता। लेकिन जब क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके परिवार को सपोर्ट करने वाले परिवार को मार दिया गया है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है मेरे परिवार के खिलाफ जाने के बाद मैं तुम्हें कितनी बेरहमी भरी मौत दूंगा? आरव की आवाज में एक अलग तरह का प्रेशर था जिसे महसूस कर चंद्रशेखर अहलूवालिया के रोंगटे खड़े हो रहे थे।
उसने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक शख्स को नहीं देखा था, जिसकी आवाज में ही इतना दबाव हो। जहां पर कुछ देर पहले चंद्रशेखर अहलूवालिया आरव को जान से मारने की बात कह रहे थे, अब आर्य के सामने वह डर के मारे कांप रहे थे। आखिर सिंह परिवार के रहस्य क्या है? क्यों इतने सारे खानदान सिंह खानदान को बर्बाद करने के लिए एकजुट हुए? क्या आरव अब अहलूवालिया खानदान को बर्बाद कर देगा? आखिर अब क्या होने वाला है, इस रोमांचक कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। CH-150 एक हत्यारा। आरव की आवाज में एक अलग तरह का प्रेशर था, जिसे महसूस कर चंद्रशेखर अहलूवालिया के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने आज से पहले कभी भी इतनी खतरनाक शख्स को नहीं देखा था, जिसकी आवाज में ही इतना दबाव हो। जहां पर कुछ देर पहले चंद्रशेखर अहलूवालिया आरव को जान से मारने की बात कह रहे थे, अब आरव के सामने वह डर के मारे कांप रहे थे। चंद्रशेखर अहलूवालिया ने उम्मीद नहीं की थी कि डेविल सच में इतना पावरफुल होगा। अपनी बात कहने के बाद आरव अपना हाथ उठाकर मजबूती से चंद्रशेखर अहलूवालिया की गर्दन पकड़ लेता है। अपनी गर्दन को आरव के चंगुल में देखकर चंद्रशेखर अहलूवालिया छटपटाने लग जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मछली बिना पानी की तड़प रही है। आरव ने चंद्रशेखर अहलूवालिया को गार्डन से पकड़कर ऊपर उठा रखा था। वहां पर मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। सबसे ज्यादा डरा हुआ भूपेंद्र आहूजा था। वह समझ गया था कि डेविल के लिए छोटा बड़ा कोई भी कुछ नहीं लगता था। अगर किसी ने उसके साथ दुश्मनी की तो वह उसका दुश्मन हो जाता था। थोड़ी देर बाद चंद्रशेखर अहलूवालिया छटपटाना बंद कर देता है। यह दृश्य देखकर वहां पर मौजूद भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया था। वे सभी लोग आरव की हिम्मत देखकर हैरान थे, क्योंकि डेविल ने अहलूवालिया खानदान के राजा चंद्रशेखर अहलूवालिया को बिना कुछ सोचे समझे मार डाला था। चंद्रशेखर अहलूवालिया को जान से मारने के बाद आरव गहरी सांस लेते हुए पूरे अहलूवालिया खानदान को देखता है। जैसे जैसे लोग आरव की नजरों को अपने ऊपर महसूस कर रहे थे, वैसे वैसे उन सभी लोगों को अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती है। इस समय अहलूवालिया खानदान में मौजूद सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। किसी की भी आरव की नजरों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक से इस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। बैंग! बंदूक की आवाज सुनकर ही आरव को पता चल गया था कि यह गोली स्नाइपर के द्वारा चलाई गई थी। अगले ही पल वह गोली आरव के कंधे पर आकर लगती है। जैसे ही वह गोली आरव के कंधे पर लगती है, तो सभी को एक चिंगारी दिखाई देती है और वह गोली बिना आरव को कोई नुकसान पहुंचाए जमीन पर गिर जाती है। वहां पर मौजूद सभी लोग ये दृश्य देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बंदूक की गोली भी किसी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आरव अपने चेहरे पर बिना किसी हाव भाव के मेंशन के ऊपर देखता है। आरव की नजरें इतनी तेज थी, उसे मेंशन पर बैठा हुआ हत्यारा साफ दिखाई दे रहा था। वह उस हत्यारे की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है। फिर आरव अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करते हुए अपने शरीर को एक झटका देता है। अगले ही पल आरव की आकृति हवा में उड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे ही आरव को वह हत्यारा और ज्यादा क्लियर दिखता है और बिजली से भी तेज रफ्तार में अपनी कमर से बंदूक निकालकर शूट कर देता है। बैंग! अगले ही पल गोली हवा को चीरते हुए हत्यारे के दिल से 1 इंच दूर लगती है। आरव हवा में उड़ते हुए उस हत्यारे के पास जाता है और अपनी गहरी आवाज में उस हत्यारे से पूछता है, तुम अहलूवालिया खानदान के बॉडीगार्ड नहीं हो, इसलिए सच सच बताओ तुम कौन हो। वह बॉडीगार्ड इस सवाल का आरव को कोई जवाब देता उससे पहले ही एक गोली उस बॉडीगार्ड के सर को चीरते हुए उसकी जान ले लेती है। आरव जैसे ही उस दिशा में देखता है कि गोली कहां से चली, तब तक वहां से एक काली परछाई गायब हो जाती है। उस आदमी की रफ्तार को देख आरव की आंखें हैरानी में छोटी हो जाती है, लेकिन वह इतना तो समझ गया था, वह योद्धा पृथ्वी मंडल से ऊपर के मंडल का योद्धा है। हालांकि आरव चाहता तो वह उसे पकड़ सकता था। वह उस योद्धा को सिर्फ भागते हुए देखता रहता है बस। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस योद्धा की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उस हत्यारे के मरने के बाद आरव सीधा मेंशन के ऊपर से कूद जाता है और फिर अहलूवालिया खानदान के लोगों को देखता है। अहलूवालिया खानदान के सभी लोग तुरंत आरव के सामने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें आरव के सामने घुटने टेकने में जरा भी शर्म नहीं आती। उन्होंने आरव की ताकत को पहले ही देख लिया था और आरव की अजीब तरह की शक्तियों को देखकर वह काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन आरव उन सभी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि चंद्रशेखर अहलूवालिया की तरफ देखते हुए कहता है, बस बहुत हुआ नाटक, जल्दी खड़े हो। वहां पर मौजूद सभी लोग आरव को अजीब तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस इंसान को डेविल ने खुद मारा है वह उसे ही खड़ा होने को बोल रहा है। सभी लोग यही सोच रहे थे, आखिर मरा हुआ इंसान खड़ा कैसे हो सकता है। इसलिए सभी लोग आरव को मेंटल समझते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने आरव की ताकत देखी थी, इसलिए आरव से कोई भी कुछ नहीं बोलता। आरव दोबारा से कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, चुपचाप खड़े हो जाओ। लेकिन अभी भी अपनी बात का कोई असर न होता देखकर आरव अपनी कमर से बंदूक निकलता है और चंद्रशेखर अहलूवालिया के पैर में गोली मार देता है। बैंग! जब चंद्रशेखर अहलूवालिया मारा जा चुका है तो आरव क्यों उसके पैर में गोली मार रहा है? कहीं चंद्रशेखर अहलूवालिया अभी भी तो जिंदा नहीं? आखिर आप क्या मोड़ लेने वाली है, ये रोमांचक कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग ऑफ हिडन एम्पायर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
द किंग ऑफ हिडन एम्पायर की इस रोमांचक कहानी के लिए और जानना चाहते हैं तो अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। कोई गलती लगे तो कमेंट में बताएं, इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।